हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री के, है ना, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, इसमें जो हम है इस वीडियो में जो हम केमिकल काइनेटिक्स यानी जो आपकी यूनिट थर्ड बोलो या चैप्टर जो थर्ड है आपका, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के। ठीक है, अब जैसे कि इससे पहले मैंने सॉल्यूशन का बनाया फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, अब बाय मिस्टेक मैंने सेकंड का बनाना भूल गया, मैंने सीधा थर्ड का बना दिया है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका छूट गया है, तो वो मैं इसके बाद वाली वीडियो में बना दूंगा। ठीक, तो सीधा मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ थर्ड आपका जो चैप्टर है यानी केमिकल काइनेटिक्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड के इसके बाद जो है इसके बाद वाली वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स मतलब जिसको हिंदी में रासायनिक बलगति बोलते हैं, रासायनिक बलगति। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगी। ठीक, और इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत से कमेंट करते हैं कि हिंदी में, है ना, या इंग्लिश वाले इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैं जो है एक्सप्लेन हिंदी में ही कर लेता हूँ सबके लिए। ठीक है, और जो जहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होगी, वहाँ पे मैं हिंदी मीडियम भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो आप दोनों तरीके के जो बच्चे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों आप इसको पढ़ सकते हो। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं दोनों के अलग अलग वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो उसमें जो है टाइम की दिक्कत हो जाती है। तो यह है कि मैं एक ही वीडियो के अंदर दोनों चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको मैंने इससे पहले सॉल्यूशन करा दिया। ठीक है, बाकी सेकंड में इसके बाद कराऊंगा। आप पहले इसमें जो है थर्ड स्टार्ट करते हैं आज। तो ये, हाँ, ये आपने सिलेबस देख लिया होगा, है ना। ये प्रीवियस जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस मैंने पहले ही बना दी थी, आज मैं उनके आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ये पूरा आपका सिलेबस है। ठीक है, ये सिलेबस आपने देख ही लोगे। अब इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट यानी के जो है ना, उसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट मतलब मात्रक, जिसको हिंदी में बोलता है इकाई, वो क्या होगी? ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है कि ये क्वेश्चन तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा हुआ है। ऐसे ही आपको जीरो ऑर्डर के लिए पूछ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ सकता है, सेकंड ऑर्डर के लिए पूछ सकता है, थर्ड ऑर्डर के लिए पूछ सकता है। ठीक, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? एक तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, उसके लिए मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, जो जिसको हम जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला, इससे आप सारे ऑर्डर की निकाल सकते हो। ठीक है, के की यूनिट निकालनी है आप, तो के इक्वल टू, ठीक, मोल, मोल, फिर आता है लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर सपोज मेरे को निकालना है जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए निकालना है? जीरो। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी ना, उसको जीरो रख देंगे। रख के रखेंगे n की वैल्यू जीरो। देखो मैंने n की वैल्यू जीरो ली है ना, जीरो ऑर्डर का निकालना है, n की वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे ना n की वैल्यू जीरो रख दो, तो देखो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स और 1 - 0 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो 1 में से -0 करोगे तो 1 ही आएगा। तो यानी यूनिट क्या बन जाएगी आपकी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जीरो ऑर्डर की यूनिट निकाल ली। ठीक है, ऐसी आप फर्स्ट ऑर्डर की निकाल सकते हो। तो अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं। देखो क्या है, के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यह है यूनिट। यहाँ पे n की जो, जहाँ पे n है ना, वहाँ पे 1 रख दो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो n की वैल्यू कितनी रखनी है? 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे अगर किसी की भी पावर 1 - 1 करोगे तो जीरो हो जाएगा ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, है ना। और किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो यानी इस पूरे जो ब्रैकेट है ना, इसकी जगह 1 आ जाएगा और साथ में सेकेंड इन्वर्स है, तो यानी इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? सेकेंड इन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगी? सेकेंड। ऐसे ही आप n इक्वल टू 2 रख दोगे यहाँ पे, तो ये माइनस में आ जाएगा। n इक्वल टू 3 रखोगे तो 1 - 3 करोगे तो -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे ऑर्डर की निकाल सकते हो। आपको केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा था, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, मगर मैंने आपको इसके अंदर सारे करा दिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, तो यानी इसका जो ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी
अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और मॉलिक्यूलैरिटी यानी आणविकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको एक एक एग्जांपल के साथ आपको इसको समझाना है। ठीक है, अब देखो पहली चीज़, ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तो मैं इसको करवा ही दूंगा, आपको इन दोनों के बारे में इनके डिफरेंस पढ़ लेना, कम से कम 3 या 4 डिफरेंस आप इनके याद कर लेना। ठीक है, और एक एक एग्जांपल कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये जो मॉलिक्यूलैरिटी यानी आणविकता, इसका एक एग्जांपल ज़रूर याद करके जाना, पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे जो है पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, हिंदी में तो अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं इसको। तो इसको समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई है XA और एक है YB गिव्स, यहाँ से हमारा कोई बना WC प्लस ZD। ठीक है, ये हमारी एक रिएक्शन है यानी अभिक्रिया है। ठीक है, अब जब हम इसका रेट लिखने जाएंगे, क्या लिखने जाएंगे, रेट यानी वेग। रेट मतलब वेग। ठीक है, यहाँ पे वेग नियम से, रेट लॉ मतलब वेग नियम से अगर हम इसका रेट लिखने जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं इसका लिखूंगा तो कैसे लिखते हैं हम लोग, जो इसकी रिएक्टेंट यानी अभिकारक, जो एरो से, ये जो एरो है ना उससे इधर वाले जो होते हैं, ठीक है, इनको अभिकारक बोलते हैं यानी रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की जो पावर होती है, जैसे मान लो यहाँ पे A लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, A है ना, यहाँ पे K भी आएगा आपका। A की पावर मान लो सपोज स्मॉल a आएगी, और ये जो B है उसकी पावर सपोज ये B आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि होगी वो क्या होगा, जो भी ये पावर होगी A प्लस ये जो होगी B, इन दोनों को जोड़ के जो पावर बनेगी वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे आ गया आपका कितना, यहाँ पे आ गया A की जगह 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5, है ना। या A की जगह 0 आ गया, अब B की जगह 1 आ गया, तो 0 + 1 कितना होगा, 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जब आप किसी का रेट लिखने जाते हो यानी वेग लिखने जाते हो, किसी भी अभिक्रिया का वेग लिखने जाते हो, तो उनकी जो पावर होती है उनका जो सम होता है यानी एडिशन जो होता है उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर उनको जोड़ के 0 आ रहा है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, उनको जोड़ के 1 आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जोड़ के 2 आ रहा है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, और यही मैंने यहाँ पे हिंदी में भी आपको लिखा हुआ है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, है ना, अभिकारक बोलते हैं ना इनको, रिएक्टेंट, ठीक है, में वेग को, ये काट रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा देना है। अभिक्रिया में वेग को प्रभावित करने वाली अभिक्रियाओं की सांद्रता, है ना, के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, यानी घातांकों के योग को, ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ ना बड़े ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। ठीक है, तो A की सांद्रता की जो पावर A, B की जो है जो B है, उन दोनों का योग। ठीक है, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, यही मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखा है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास है मॉलिक्यूलैरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आणविकता। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इसमें क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी, मान लो आपने कोई रिएक्शन ली, है ना, कोई समीकरण A से B बना आपका, तो यहाँ पे आपने रिएक्टेंट यानी अभिकारक में कितने अणु लिए यानी कितने मॉलिक्यूल लिए, आपने कितने मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, वही आपका मॉलिक्यूलैरिटी बताता है। ठीक, जैसे अगर मैं इस वाले एग्जांपल में देखूं तो मेरा यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, और इस वाले एग्जांपल में देखूं तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है ना, अभिकारक यानी इस साइड अभिकारक बोलते हैं ना, रिएक्टेंट, तो इधर कितने मॉलिक्यूल हैं आपके, वही आपको मॉलिक्यूलैरिटी बताता है। तो यहाँ पे जैसे 1 है, इधर 2 है, ऐसे यहाँ पे आपका 3 हो सकता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपकी क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको यही डेफिनेशन में लिखना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं रिएक्टेंट साइड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। यानी अभी किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता बोलते हैं। ठीक है,
तो ये तो डेफिनेशन हो गई और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? अब इसमें देखो एक ही भाग ले रहा है ना, क्या कर रहा है, एक ही पार्ट आ रहा है इसको, तो इसको बोलते हैं हम यूनिमोलिकुलर। क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर। ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसको बोलेंगे हम बायमोलिकुलर। क्या बोलेंगे? बायमोलिकुलर। इसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर। ठीक है, इसको बोलेंगे हम बायमोलिकुलर। ठीक है, हिंदी बोलते हैं एक अणु, है ना, और दूसरे वाले को द्विआण्विक, है ना, इसी तरीके से इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपका ट्राई मॉलिक्यूलर भी आ जाता है। ठीक है, जिसमें 3 होंगे। यहाँ पे कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक, तो यहाँ पे केवल एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, सॉरी यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम एक एग्जाम्पल बोला था, तो एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल आप इसमें लिख देना। अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन में टाइप्स अगर आपका ज़्यादा नंबर का है तो उसमें आप टाइप्स भी दिखा सकते हो, यानी जैसे एग्जांपल इसमें यूनिमोलिकुलर, एक बाईमोलिकुलर, एक ट्राईमोलिकुलर का आप एग्जांपल भी दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ रह गया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल नहीं दिया था मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सब आते हैं ना। जैसे वहाँ पे यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर आता है ना, तो वहाँ पे कोई सा भी आप एग्जांपल दे सकते हो अगर एक एग्जांपल पूछा है। तो यहाँ पे भी मैं फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे N2O5, है ना, और यहाँ पे एक गैस फॉर्म में है ये आपका, और यहाँ से कन्वर्ट हुआ 2NO2, ठीक है, प्लस हाफ O2। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, तो ये है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, यानी ड्राइव करनी है आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, यानी जो 0 ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, वो ड्राइव करना है। तो देखते हैं इसको, 0 ऑर्डर के लिए करना है आपको। ठीक है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन पहले आपको ये पता होना चाहिए 0 ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, जैसे मान लो हम, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारा कोई एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया हमारा, अभिकारक से उत्पाद बन गया। ठीक, अगर मैं इसका रेट लिखने जाऊँ, क्या रेट यानी वेग, ठीक है, तो कैसे लिखूँगा? अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी ना तो क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी जो R होगा ना उसकी पावर 0 होगी, क्या होगी? 0, तभी इसका नाम 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, K, सिंपल K आएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो 1 हम लिखते नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट K लिख लिया। तो यहाँ से क्या है आपका रेट इक्वल टू K। तो यानी 0 ऑर्डर में एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा मतलब ऐसी कौन सी इक्वेशन है जहाँ पर रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन ही है। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो रेट है तो उसके साथ यहाँ पे रिएक्टेंट कुछ नहीं आ रहा है, वो आपका 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो इसी 0 ऑर्डर रिएक्शन ही है जिसका रेट जो होता है जो है आपकी कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो K आ रहा है केवल, यहाँ पे R नहीं आ रहा आपका, तो इसका मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं है। बाकी सारी जो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वहाँ पे रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है जो भी रेट होता है। ठीक है, बस 0 ऑर्डर रिएक्शन है वहाँ पे डिपेंड नहीं करता। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, ए रिएक्शन इज सेट टू बी 0 ऑर्डर इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? हिंदी में देखो ये लाइन आपको लिखनी है, तो हिंदी में आप इसको इस तरीके से लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं हिंदी में लिखना भूल गया हूँ कि 0 ऑर्डर यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया में, ठीक है, क्या होता है जो अभिक्रिया का वेग होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये आपको इसके अंदर लिखना है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करते, देखो कैसे लिखेंगे इसका, रेट गिव्स पी, पी मतलब प्रोडक्ट, आर मीन्स अभिकारक, ठीक है, यानी रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है किसी का, तो इसका रेट कैसे लिखेंगे हम, रेट, रेट मतलब वेग कैसे लिखेंगे इसको, तो वेग में हम लिखते हैं के, और जो ये रिएक्टेंट साइड होता है यानी अभिकारक की साइड होता है, तो जो भी वो होगा उसकी कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे, और जो इसकी पावर लगा देंगे यहाँ पे ज़ीरो। जीरो क्यों लगाया, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम निकालेंगे इसका इंस्टेंटेनियस वेव रेट, ठीक है, यानी तत्कालिक वेग। तो यहाँ पे जो हमारा रेट है उसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम डी आर अपॉन डी टी, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है, और माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन को क्या करेगा कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो कम हो रहा है और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जब भी आप कोई रिएक्शन करते हो तो रिएक्टेंट साइड की जो वैल्यू होती है वो कम होती है और प्रोडक्ट साइड की वैल्यू बढ़ती है, तो इसलिए यहाँ पे इसके आगे माइनस लगाया, ठीक है। और इसको लगाएंगे के आर नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे जो के आर नॉट है इसकी वैल्यू जो आर नॉट, आर की वैल्यू जो हमने, आर की जो पावर जीरो रखे हुए ना, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। और डी टी को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, के और डी टी आ जाएगा साथ में, और ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्या करना है, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देना है। अब जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे, ठीक, तो डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर। जैसे हम डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं ना, तो वैसे ही डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे के तो कांस्टेंट है, के तो बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा। और साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे हम सी, क्या लेंगे, सी, एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली, ठीक। ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आपका, ठीक है, यानी जो आपका समाकलन नियतांक होता है ना, वो हमने यहाँ पे लिया है एक, ठीक है। अब ये बताओ, जब हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, यानी अभिकारक से उत्पाद बन रहा था, तो जब आपका टाइम जीरो रहा होगा, यानी टाइम जीरो का मतलब बहुत पहले स्टार्टिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो उस समय यहाँ से ये कुछ बना ही नहीं होगा, है ना। जितना आपने रिएक्टेंट लिया है उतना ही आपका अभी बचा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे 100 लिया तो 100 ही है, प्रोडक्ट अभी आपका जीरो है जब टाइम जीरो है, ठीक है। टाइम तब से स्टार्ट होगा जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो उस समय जो आर की वैल्यू होगी, किसकी, आर की वैल्यू, उसको हम लेंगे आर नॉट। कितना क्या लिखेंगे, आर नॉट, यानी जहाँ पे ऐसे आर लिखा होगा उसको आर नॉट लिख देंगे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी प्रारंभिक सांद्रता। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रारंभिक सांद्रता, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अभी उस समय जो आर होगा, आर की कंसंट्रेशन जैसे मैंने 100 बताया, तो 100 होगा वो, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 100 होगी, तो उसको आर नॉट से शो करेंगे। तो यहाँ तक हो गया आपका। तो जो हमारी इक्वेशन थी आर, ठीक है, आर जो थी उस आर ऐसा था हमारा, आर के टी प्लस सी, ठीक है। आर की जगह हमने आर नॉट ले लिया, और के टी की जगह हमने जीरो रख दिया, प्लस सी, ठीक है ना। मैंने बताया ना इनिशियल जो टाइम जीरो है, तो टाइम जीरो पे क्या होगा, जीरो रख देंगे टाइम, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर नॉट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, आर नॉट, ठीक है। ये जो सी की वैल्यू आर नॉट आई यहाँ पे, इसको हम रख देंगे जो हमारा यहाँ पे बना था, ये बनी थी ना फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे जो सी की जगह है यहाँ पे रख देंगे हम आर नॉट, क्या रखना, रख देंगे आर नॉट, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आर नॉट रखेंगे तो एक आर इधर है, फिर के टी, फिर माइनस का आर नॉट इधर है, तो आर वालों को एक साथ ले लेंगे, है ना। तो इस आर नॉट को इधर ले जाते हैं, तो आर माइनस प्लस का आर नॉट, क्योंकि ये माइनस का था ना, उधर जाके प्लस हो गया, और के टी, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, आर नॉट को पहले लिख देते हैं माइनस आर अपॉन टी, ठीक है। तो ये के की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो यही हमें निकालना था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, के की वैल्यू, ठीक। तो इस तरीके से, तो t इक्वल टू जीरो रखने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे के टी था ना आपका, के टी की जगह आपने जीरो रखा टी की जगह, तो क्या बचा, c इक्वल टू आर नॉट, है ना, माइनस का आर नॉट। उसके बाद हमने इसको जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी,
हमारी ऐसे थी ना, देखो ऐसे R इक्वल टू के टी प्लस सी, ठीक। तो जो सी की वैल्यू आई है वो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, और आर की जगह रख देंगे आर नॉट, सॉरी आर की जगह तो आर ही रहेगा, सी की जगह आर नॉट रख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये आर, और इधर भी आर नॉट आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करना है, आर आर वालों को एक साथ रख लेना, तो इस वाले को इधर लेके आ जाएंगे इसके साथ, तो ये इधर माइनस में है ना, देखो इसका आगे माइनस, तो आगे प्लस बन गया, ठीक है। अब और साथ में के टी आ गया। अब यहाँ से आपको के निकालना है, तो टी कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू। अब इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको मैंने बाद में लिख दिया, है ना। प्लस में तो इसको पहले लिख दिया, और दूसरा वाला माइनस में तो इसको बाद में लिख दिया, और नीचे टी, ठीक है। तो इस तरीके से ये के की वैल्यू आ जाएगी, और यही हमें निकालना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें के की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हो गई। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर की भी देखेंगे, उसके अंदर भी यही करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है। यानी आपको क्या दे रखा है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसकी अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ दे रखी है आपको 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इसके के निकालना है। क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सिंपल एक फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है, इससे ये ईजिली निकल जाएगा। हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू आपको निकालनी है, तो टी बाई जो 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, और इसकी जो वैल्यू है t/2 की, वो आपको दे रखी है क्वेश्चन में 1.626 इंटू 10⁻13। तो जैसे आप यहाँ पे रखोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.55, और 10⁻13 ऊपर जाएगा तो प्लस का 13 माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस पॉइंट को एक नंबर बाद में लेके, तो ये 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कौन कौन से फैक्टर हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने केवल यहाँ पे टॉप जो है पॉइंट लिखे हुए हैं, आगे मैं इसके आगे जो है मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहला कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया एग्जाम में, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, 2 से 3 बार आया है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेना इसको। तो सबसे पहले है रिएक्शन कंसंट्रेशन, यानी एक तरीके से अभिकारक की सांद्रता, यानी जो आप रिएक्टेंट लेते हो ना किसी भी रिएक्शन में, उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो आपने जो रिएक्टेंट है, जो मान लो जैसे हम है ना, हमने क्या लिए, 2 रिएक्टेंट लिए, उससे कोई आउटपुट मिला हमें, तो ये जो रिएक्टेंट होगी इनकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, वो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, क्या होगी, उतनी फास्ट होगी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक डाइल्यूट HCl हो गया और एक कंसनट्रेट HCl हो गया, तो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन करता है, कंसनट्रेट वाला करता है ना, ठीक है। तो यानी एक तरीके से क्या है, जो कंसनट्रेट HCl है वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा। तो जैसे जैसे आप कंसनट्रेशन यानी सांद्रता को बढ़ाओगे, आपकी अभिक्रिया की जो दर है यानी रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको वो लिखना है, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, तो ये तो सिंपल सा है ना। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे यानी तापमान बढ़ाओगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाएगी। जैसा आप मान लो जैसे चाय बना रहे हो, ठीक है, तो बर्तन में मान लो आपने पानी रखा, तो जितना तेज़ आप यहाँ से टेम्परेचर दोगे, जितना तेज़ यहाँ से क्या करोगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, जो आपका पानी होगा बॉयल उतनी जल्दी होगा, ठीक है। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। कैटलिस्ट का काम तो होता ही है रिएक्शन को बढ़ाना, है ना, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। तो ये भी फैक्टर क्या होता है,
रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड होता है, ठीक है। यानी जैसे आप जिस तरह का कैटलिस्ट यूज़ करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाला यूज़ करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, कैटलिस्ट ऐसा यूज़ करोगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करे तो स्पीड कम हो जाएगी। नेचर एंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो, जैसे मैंने बोला ए और बी, आप उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा आपने पढ़ा होगा हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। अगर आपने मान लो पोटेशियम लिया तो ये हाई रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो ये जल्दी से रिएक्शन करेगा। अगर मान लो वहीं आपने गोल्ड ले लिया और सिल्वर ले लिया Ag, ठीक है, तो ये इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करते। तो आप उनके नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और अगला है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस ऑफ रिएक्टेंट मतलब सरफेस एरिया मतलब अगर आपने जो रिएक्टेंट यानी अभिकारक लिए हैं उनका साइज बहुत छोटा छोटा है तो वो फास्ट रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और अगर उनका साइज बड़ा है तो वो रिएक्शन स्लो करते हैं, ठीक है। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे चीनी है। अब चीनी है, आपको उसको पानी में घोलना है, ठीक। अब आपने एक चीनी तो साबुत ले रखी है और एक चीनी है जो आपने बिल्कुल बारीक पीस रखा है उसको, है ना। अब अगर आप उसको इस पानी में डालो तो कौन सी जल्दी घुल जाएगी? जो आपने पीसी हुई है ना, वो जल्दी इस पानी के अंदर सॉलेबल हो जाएगी, यानी मिल जाएगी। मगर जो आपकी जो साबुत मतलब पूरी चीनी है वो इसमें जल्दी से सॉलेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, साइज हमने छोटा कर दिया, जिससे क्या होगा, उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। तो वही एग्जांपल है कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट का साइज़ छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतने ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। यानी अभिक्रिया का सतह क्षेत्रफल जितना कम होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। तो पाउडर फॉर्म में जो होते हैं वो जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लो हमने चीनी का पाउडर बनाया तो पानी में डालेंगे तो जल्दी आपका सॉलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर हैं जिन पे इफेक्ट करता है आपका क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका के की वैल्यू दे रखी है 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड इनवर्स। आपको इसकी प्रारंभिक सांद्रता मान लो A0, है ना। नॉट मतलब प्रारंभिक मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है। 1/16 शेष रहने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का जो है 1/16 पार्ट बनने में कितना टाइम लगेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो देखते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता x ले ली, तो उसकी फाइनल क्या है, फाइनल बोला उसने कि x का कितना हो जाएगा, कि पहले x अगर आपने लिया तो उसका x/16 हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग में आपने A0 लिया है तो जो बाद में बनेगा वो A0/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A0/16, ठीक है। अब आपके पास ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। तो T = 2.303 K log A0/A। अब यहाँ पे क्या है, K की वैल्यू रख दी 60 दे रखी थी क्वेश्चन में, ठीक है। लॉग का लॉग रखा, A0 की जगह x रखा और A की जगह x/6 रखा, है ना। ये जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये आपका A0 हो गया और ये आपका A हो गया। क्या हो गया, A, ठीक। तो दोनों वैल्यू जैसी हमने रखी, x से x कट जाएगा, 16 ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2.303 और 60 और log 60 की वैल्यू आपको या तो क्वेश्चन में मिल जाएगी, ठीक है, या आपको इसको निकाल लेना टेबल से, है ना। लॉग टेबल होती है, वहाँ से आप इसको निकाल लोगे। आप डायरेक्ट इनको याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एग्ज़ाम में आपके पास लॉग में इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा जो ईजिली log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या अगर ज़्यादा बनेगा तो उसके लिए आपको लॉग टेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको वो देखने आनी चाहिए कि कैसे लॉग की वैल्यू निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिद्ध केजी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, प्रूव दैट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है, ठीक है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी जैसे हमने ए नॉट लिखा था ना, उस पर डिपेंड नहीं होती। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था 0.693 के अपॉन के, तो यहाँ पे देखो इसके फॉर्मूले में ए नॉट नहीं आ रहा ना कहीं, तो इसका मतलब ये इस पर डिपेंडेंट नहीं होती, तो वो आपको प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसमें जो हाफ लाइफ होती है यानी T1/2, वो इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट दिया है तो उस पर डिपेंड नहीं होती, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टाइम का फॉर्मूला लिखा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अगर मेरे को हाफ लाइफ देखना है यानी 1/2, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अगर मान लो स्टार्टिंग में आपने 100 लिया है, तो आधे टाइम के बाद, आधा टाइम कौन सा होता है कि 100 से कितना बच गया 50, यानी स्टार्टिंग में आपने 100 लिया था, अब आपका रिएक्टेंट जो 100 था वो धीरे धीरे कम होगा, तो 50 तक आने में जो उसको टाइम लगेगा उसको हाफ लाइफ बोलेंगे, ठीक है। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज आपने x ली, यानी प्रारंभिक सांद्रता जो आपने ली है x ली है, तो आधे टाइम बाद वो कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, अगर सपोज आपने स्टार्टिंग में 100 लिया था, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 100/2 यानी कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे, x और a नॉट की वैल्यू रख दी हमने, a नॉट की वैल्यू रख दी x जो हमने ले रखा था, और a की वैल्यू ले ली x/2, x से x कट गया 2 पर जाएगा, ठीक है। तो ये 2.303 ये हो गया, k की जगह k आएगा और log 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो log 2 की वैल्यू हो गई आपकी कितना, log 2 की वैल्यू रखोगे यहाँ पे और 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले में देखो तो इसके साथ ए नॉट नहीं आ रहा आपका, तो यानी उस पर ये डिपेंडेंट नहीं है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, तो ये वाला फॉर्मूला आपको प्रूव करना है, तो इसके लास्ट में ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए चर घातांकी समाकलित वेग समीकरण, यानी ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रूव करेंगे, उससे ये बन जाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका जीरो ऑर्डर फिर फर्स्ट ऑर्डर, दोनों की जो डेरिवेशन है उसको आपको करना ही करना है, और ये जो न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, यही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पक्का आएंगे ऐसे ही। तो ये आपकी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने लिया एक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, है ना, अभिकारक लिया, अभिकारक से मान लो कोई उत्पाद बना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हमने ऐसे करा था। उसके बाद इसको हमने कैसा लिखा था, इसका अगर हमें रेट लिखना है, क्या लिखना है, रेट, वेग लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, dr/dt, है ना, ऐसे लिखेंगे इसको, और k और जो आपका ये r होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पावर कितनी होती है 1, जीरो ऑर्डर के लिए वहाँ पे ये पावर 0 हो गई थी, ठीक है। तो r की पावर 1 यानी r ही आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद इसको इसके डिवाइड में ला जाओ और dt को उधर ले जा लो, तो क्या हो जाएगा ये dr/r और k dt, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इसका करना है इंटीग्रेशन, क्या कर देना है दोनों साइड इंटीग्रेशन, ठीक। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन में इस तरीके से है dr/r, ठीक है, और इधर है -k dt, ठीक। तो ये हम 1/r को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ln r, क्या लिखेंगे ln r इक्वल टू -k और dt का इंटीग्रेशन करोगे t और एक कांस्टेंट वैल्यू लोगे साथ में c, ठीक है, जैसा हमने वहाँ पे भी लिया था, वहाँ पे भी हमने c एक कांस्टेंट वैल्यू ली थी, ठीक। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी समाकलन नियतांक, इसको फर्स्ट समीकरण इक्वेशन डाल देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन डाल दी,
उसके बाद वहाँ पे भी हमने क्या करा था, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो टाइम पे जो आर होगा वो किसके बराबर होगा, आर नॉट, यानी प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगा। यानी जब टाइम जीरो है तो उस समय रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो यानी उस समय जितना आपने लिया होगा 100 लिया होगा तो 100 ही होगा, तो आर की जगह कितना रखोगे, आर नॉट रखोगे। तो जो हमने अभी इक्वेशन बनाई, यहाँ पे आर जहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे आर नॉट रखना है, और जहाँ टी दिख रहा है वहाँ पे जीरो रखना है। ठीक है, तो टी की जगह जीरो रख दोगे और आर की जगह आर नॉट रख दोगे। तो ये रखा आपने प्लस सी, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा पूरा, ये कट गया, तो सी इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इस सेकंड इक्वेशन की वैल्यू जहाँ पे सी है वहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे इसको, तो हाँ जैसे ही आपने यहाँ पे रखा तो ये बन गया एल एन आर नॉट, और ये है एल एन आर। ठीक, अब ये माइनस के टी इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे लिखा हुआ है, एल एन आर नॉट लिख दिया माइनस एल एन आर। ठीक है, और इधर के टी। अब आपको यहाँ से के निकालना है तो टी इसके डिवाइड में जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ये ऐसा हो जाएगा 1/t, है ना, टी को उधर ले गए, और एल एन आर नॉट अपॉन एल एन। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एल एन आर नॉट अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है लॉग का। लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिखते हैं हम, लॉग ए माइनस लॉग बी को हम क्या लिखते हैं, लॉग ए अपॉन बी। तो इसलिए इसको भी अपॉन में लिख दिया दोनों को। ठीक है, माइनस में होते हैं अगर दो लॉग तो उनको अपॉन में लिख देते हैं। अब यहाँ से जब भी आप एल एन को लॉग में कन्वर्ट करोगे, किस में, लॉग में कन्वर्ट करोगे एल एन को, तो 1/t तो ही एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 की मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको लिख लेते हैं लॉग, क्या लिख लेते हैं, लॉग। एल एन की वैल्यू होती है एल एन इक्वल टू 2.303 लॉग, और इसके बेस में एक तरीके से 10 होता है। ठीक है, तो एल एन की जगह ये रख दोगे 2.303 लॉग, और आर नॉट अपॉन आर तो वैसे ही रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, आर नॉट अपॉन आर वैसे ही रहेगा, बस एल एन की जगह हमने ये रख दिया दोनों, और ये टी यहाँ से डिवाइड में आया। तो यहाँ तक हो गया आपका। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगी तो आपको यहीं तक करना है। ठीक है, मगर इसने बोला था कि वो भी प्रूव करके दिखाना है आपको ये। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जैसे आप लॉग हटाओगे, ठीक है, तो देखो पहले इसको ऐसे लिखो, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो यहाँ से लॉग को जैसे ही हटाओगे ये ई की पावर में चल जाएगा। ठीक है, लॉग तो हट जाएगा आपका आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, और आपको पता है यहाँ से आर नॉट को इधर ले जा लो इसके साथ, तो ये बन जाएगा आपका। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना है। अगर फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो यहाँ तक करना है, उसके बाद अगर ये भी बोलेगा प्रूव करने के लिए तो ये भी आपको दिखाना है कैसा आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के की वैल्यू ये है, उसकी अर्धायु निकालनी है। ठीक है, के दे रखा है और हाफ लाइफ निकालना है। देखो ये क्वेश्चन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन अभी मैंने करा दी, तो ये आप वहीं से देख लेना, जो मैंने अभी कराया वही करना है आपको। इसमें भी देखो के की वैल्यू दे रखी है, हाफ लाइफ निकालना है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी सेम ही है, बस यहाँ पे के की वैल्यू चेंज होगी दोनों की बस। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी सेम है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं एक बार। तो ये दोनों क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा, है ना। यहाँ पे दोनों में के की वैल्यू रख देना। यहाँ पे 2.31 इंटू 10 की पावर माइनस 3 रखा है, यहाँ पे 1.54 इंटू 10 की पावर माइनस 3 रखा। दोनों को यहाँ पे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करोगे तो 300 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 450 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो एक साथ आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो ये क्वेश्चन हो गया, और ये वाला मैंने करवा दिया। ये वाला आपको फर्स्ट ऑर्डर जैसे मैंने कराई थी वैसे ही ये डेरिवेशन है, इसको देख लेना। इसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, 99% वाला। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये भी आपने देख लिया। तो सबसे पहले हम निकालना है 99% के लिए। तो टाइम 99% के लिए कितना टाइम लगेगा, तो देखो
यहाँ पे ए नॉट को तो ए नॉट लिखना, ठीक है। अब ये बताओ जब रिएक्शन 99% कंप्लीट हो जाएगी तो बचेगी कितनी? 1%, है ना। 100 में से 99 खत्म आपकी कंप्लीट हो गई तो कितना बचा? 1%। तो यहाँ पे जो ये 1% होता है, यहाँ पे जो ए है ना अपन, ये नीचे ए, इस ए की जगह क्या रखते हैं हम, जो कि हमारा पहला इनिशियल में जो था हमारा ए नॉट, उसका 1%, कितना? 1%। तो 1% कैसे लिखेंगे? 1/100, है ना। तो कितना आ गया? ए नॉट अपॉन 100। तो यहाँ पे हम ए नॉट अपॉन 100 रख देंगे। ए नॉट से ए नॉट कट गया और लॉग, है ना, लॉग 100 होगा। और लॉग 100 को क्या लिखते हैं हम? 10⁻², ठीक है। 100 को क्या लिख दिया? 10⁻², और ये 2 आगे आ जाएगा तो लॉग 10 बचेगा। और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 2 इंटू लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, 100 ऊपर गया, उसको 10⁻² लिखा, 10⁻² मतलब लॉग होगा बाहर, तो 2 आगे आ जाएगा लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो 2 इंटू 1 यानी 2 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। बाकी तो वैसे ही लिखा हुआ है। अब हम निकालेंगे 90% के लिए। तो 90% में ये याद रखो, ए नॉट तो ए नॉट ही आएगा जो फॉर्मूला होता है। ए की जगह कितना आएगा? देखो 90% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 10%, है ना। तो ए नॉट का हम 10% निकाल लेंगे। तो ए नॉट का 10% कितना आएगा बताओ? 10/100, 0 से 0 कटा, यानी ए नॉट अपॉन 10, ठीक है। तो ए नॉट से ए नॉट कटा, लॉग 10 बना, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, इसकी ये वैल्यू आ गई, ठीक। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को डिवाइड करो, 99 और 90 वाले को। तो डिवाइड करोगे तो इस पूरे से ये पूरा कट गया, और 2/1 यानी ऐसा आएगा ना, T99/T90। तो ये 90 इधर चल जाएगा, तो T99 = 2T90, ठीक है। यही हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि कोलिजन थ्योरी से आप क्या समझते हो, यानी संघटन सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी कि क्या होता है कोलिजन थ्योरी। तो देखते हैं। तो कोलिजन थ्योरी यानी संघटन सिद्धांत, तो इसको क्या बोलते हैं? कोलिजन थ्योरी मतलब जैसे आपने मान लो 2 रिएक्टेंट लिए हैं, ठीक है, 2 अभिकारक लिए हैं, तो इनसे जो ये उत्पाद बनेगा ये कब बनेगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा। तो पहला पॉइंट है कि रिएक्टेंट पार्टिकल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, यानी इन दोनों को आपस में, इन दोनों के बीच में कोलाइड होना चाहिए, कॉलिजन होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में टक्कर होगी। पहले क्या होगी? इन दोनों के बीच में टक्कर होगी, ठीक है। टक्कर होने के बाद क्या होगा? इनके बीच के जो बॉन्ड होंगे पहले वो टूटेंगे और नई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लो पहले N2 था, तो N2 में दोनों N जो होंगे उनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऐसी O2 होगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, फिर इसका एक N और इसका O मिल के बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो ये 2 N है, ये 2 O है, तो ये टूटेंगे, है ना। तो पहले इनके बीच में कोलिजन होगा, देखो टक्कर होगी। टक्कर होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे एक ए और एक ए अलग हो जाएगा, और एक ए अलग हो जाएगा, तो इस तरीके से बॉन्ड बनता है। तो कोलिजन थ्योरी में यही बताया कि जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स होते हैं मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, पहले वो कोलाइड होंगे, ठीक है। दे मस्ट कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी, तो उनके पास कुछ सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कोलाइड हुए और कुछ हुआ नहीं। तो कोलाइड होने पे उनके पास, जो कोलाइड होते हैं तो उनके पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो कुछ बॉन्ड बनाएं, ठीक है। और कितने से ज़्यादा होनी चाहिए वो एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी सक्रियण ऊर्जा से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। करेक्ट ज्योमेट्री होनी चाहिए। बॉन्ड्स बिटवीन एटम मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्स, यानी क्या होगा? मैंने जैसे बताया, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, और नए बॉन्ड आपके फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यही आपका कोलिजन थ्योरी के अंदर होता है। और करेक्ट ज्योमेट्री मतलब सही तरीके से इनका क्या होना चाहिए? टक्कर होनी चाहिए इनकी, ठीक है। जैसे यहाँ पे इससे ये टकराएगा, इससे टकराएगा, तो इस तरीके की ज्योमेट्री होनी चाहिए आपकी, ठीक। हिंदी में भी मैंने समझाया कि अभिकारक अणु आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तब उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। अगर टक्कर नहीं होगी तो उत्पाद नहीं बनेगा, यानी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दूसरा, अभिकारक अणुओं के पास निश्चित गतिज ऊर्जा होनी चाहिए, उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो जब टकराए तो प्रोडक्ट को फॉर्म करे। तीसरा पॉइंट,
जब अभिकारक अणुओं के बीच संघट्ट होता है, यानी जब दो अभिकारक यानी दो रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं तो पुराने बंध टूटते हैं, यानी जो पुराने बंध जो बॉन्ड होते हैं जैसे मैंने यहाँ बताया वो ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी आपको इसके अंदर लिखनी है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्लेरिफाई हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखा था ना हमने, वही इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता अर्ध आयु के साथ संबंध बताना है। तो ये जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा ना वही, तो ये आप प्रूव करके दिखाना है इसमें। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनिशियल कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इनमें कोई भी रिलेशन नहीं होता, मैंने बताया था ना 1/2 जो होता है 0.693, ये भी हमने पीछे भी किया था अपॉन के। तो यहाँ पे क्या होता है A0 नहीं आ रहा आपका, तो यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता, यानी प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें यही आपको लिखना है जो मैंने वहाँ पे प्रूव करके दिखाया था। ठीक है, अगला है ये क्वेश्चन भी करार का कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैटलिस्ट जो आप कैटलिस्ट यूज़ करोगे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने अभी स्टार्टिंग में करा था। ठीक है, तो इसको भी आप इसके अंदर कर लेना। तो ये चीज़ें इसके अंदर लिखनी है आपको। ठीक है, मगर वहाँ पे आपको लिखना भी है जो मैंने यहाँ पे समझाया था ना इस वाले क्वेश्चन में, वही चीज़ वहाँ पे लिख देना। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे क्या होता है, ये चीज़ इसके अंदर लिख लेना। अगला क्वेश्चन वही है कि आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना उसका फॉर्मूला प्रूव करना है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में करा दिया था। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो मैंने करवाया था अभी, तो उसको देख लेना, वही आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास ये है। ठीक है, इसको करना है हमें। ये देखो ये वाला क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, देखो जो यहाँ पे था और जो हमने पहले करा। तो देखो मैंने बताया था ना 2-3 बार आएगा। तो ये क्वेश्चन को आपको कर लेना कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, प्रेशर बढ़ाने पे, है ना, कैटलिस्ट से क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्शन में, वो आपको करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि रेट कांस्टेंट से आइडेंटिफाई करना है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो चलो अभी इसको देख लेंगे। तो पहले ये वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग 13। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वो लिखोगे, है ना। यहाँ कभी के इधर होता है, टी इधर होता है, कभी टी इधर होता है, के इधर होता है। जब भी हमें के निकालना होगा तो के इधर ले लेंगे, जब टी निकालना होगा तो टी यहाँ ले लेंगे। ठीक है, अब देखो उसने बोला है कि पहले हमने जो लिया है 5 ग्राम लिया है, अब वो कितना बच गया, 3 ग्राम बच गया। तो यहाँ पे A0 की आप 5 रखना और A की जगह 3 रख देना, बस 5.3 हो जाएगा, है ना। इस मामले में K की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो उसको लिख दोगे यहाँ पे। ठीक, और 5.3 को डिवाइड करोगे, उसका लॉग लोगे तो ये वैल्यू आएगी, फिर इसके साथ सॉल्व करोगे तो 44 सेकेंड आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा है नहीं, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी थी दोनों की। फिर लॉग 5.3 निकाला हमने, ये आया, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये टाइम आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि ये दो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इन दोनों में बताना है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ये मैंने भी स्टार्टिंग में भी करवा देता आपको, देखते हैं। तो अगर आप देखो तो पहला ये है, ये यूनिट पूछी थी, तो ये किसकी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। और ये यहाँ पे क्या है, सेकंड इनवर्स, तो ये किसका होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला वाला जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 99%। ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि जो 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ यानी आधा कंप्लीट होने वाले टाइम का 10 गुना होगा। कितना, 10, यानी 10 की मल्टीप्लाई। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 90% वाला जो इससे पहले करा और एक 99.9 वाला। ठीक है, तो ये इसका टाइम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहले मैं इसका 99.9% निकाल रहा हूँ। तो 99.9%, देखो 99.9% कंप्लीट हो गई, तो बची कितनी, 0.1%।
परसेंट। तो ए नॉट को तो ए नॉट रखोगे और ए की जगह जो रखोगे, ए की जगह क्या कितना रखोगे, जो आपका ए नॉट है, जो ए नॉट है उसका 0.1%, ठीक है। तो ए नॉट का 0.1% यानी 0.1/100 ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ए नॉट से ए नॉट करेगा 0.1/100 आएगा, ठीक है। और ये 100 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 100/0.1 पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10⁻3। कितना लिखेंगे इसको, 1000 लिखो, 10⁻3। और 10⁻3 लॉग 10⁻3 का मतलब क्या है, ये जो 3 है वो आगे लिख दो, log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, तो ये 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो ये बन गया हमारा 99% पे लगा टाइम। अब निकालते हैं हाफ लाइफ में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे ए नॉट को तो ए नॉट लिखोगे और जो ए होगा वो क्या होगा, स्टार्टिंग का हाफ, 50% ना, तो 50 यानी 50/100, हाफ मतलब 50%, तो यानी 0 से 0 कटा तो ए नॉट अपॉन 2 आ गया। तो यहाँ पे वही निकाला हमने, ए नॉट का 50%, तो इसे काटोगे ए नॉट अपॉन 2, ठीक है। ए नॉट से ए नॉट कट गया तो यानी 1/2 ऐसा है ना वो, तो ये जो 2 होगा ऊपर चला जाएगा, तो log 2 बनेगा। log 2 की वैल्यू ये होती है, और ये हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया। तो हाफ लाइफ के लिए ये है और 99% के लिए है ना, हाफ लाइफ के लिए है और 99% के लिए है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे देखो इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका 3 और नीचे बचेगा आपका 0.3010, पॉइंट आओगे 4 जीरो बढ़ाओगे, तो जब आप इसको काटोगे ना 10 के आसपास आएगा, ठीक है। इसको काटने पे कितना आएगा यहाँ पे 10, और उसके बाद ये जो हाफ है उसको ही मल्टीप्लाई कर देना 10 के साथ। देखो ऐसे ना हमारे पास, ये 10 आएगा, 10 और 1/2 इसको ऐसे लिख दोगे, ठीक है। ये t/2 इधर चला गया, तो ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हो, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता, यानी अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में क्या, अभिक्रिया की कोटि जो है आणविकता से किस तरीके से भिन्न है, ठीक है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है मॉलिक्यूलरिटी से क्या, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, आप इसको वहाँ से इसको कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका हो रहा है। उसके बाद रह गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। और यानी सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी के, और सक्रियण ऊर्जा यानी ई, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है वो आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और के रेट कांस्टेंट, और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक। अगर हमें कोई रिएक्शन है उसको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास पेट्रोल है, तो पेट्रोल आपका खुद से आग नहीं पकड़ता ना, जब आप उसको एनर्जी दोगे, आग दोगे बाहर से, तो वो जाके आग पकड़ेगा, ठीक है, वरना अपने आप ही वो आग नहीं पकड़ेगा। तो आप उसको थोड़ी एनर्जी दोगे जिससे क्या होगा, वो आग पकड़ लेगा। तो वो जो आपने एनर्जी उसको दी उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब इसमें देखो के और ई नॉट, जो के और एक्टिवेशन एनर्जी में ये रिलेशन होता है जिसको हम आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। के ए e⁻⁻ ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। बाकी यहाँ पे के और ई जो है ये हमें ये शो करता है कि अब जो रिएक्शन होगी वो कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, इसमें क्या एक रिएक्शन दी है आपको, कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये इधर टाइम है यानी 0 टाइम पे आपका जो टोटल प्रेशर है वो 0.5 atm है,
और जब आपका टाइम इतना है तो उस समय प्रेशर जो हो गया 0.512 हो गया। आपको यहाँ से के निकालना है। क्या निकालना है? के निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम के का फॉर्मूला ये रखते हैं, है ना। के का फॉर्मूला यही होगा। अब यहाँ पे प्रेशर है तो प्रेशर लिख देंगे पी इनिशियल और पी आपका एक तरीके से फाइनल। ठीक है, जैसे हम ए नॉट और ए लिखते थे ना, तो वैसे ही हमने यहाँ पे पी आई से लिख दिया और इसको पी ए से लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रेशर लगना है, यानी इनिशियल रखना है। तो इनिशियल और फिर फाइनल। तो जब आपका टाइम 0 है उस समय प्रेशर आपके पास इतना है। ठीक है, और उस समय इन पे कितना होगा? 0, इसमें भी 0 होगा क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुए। और जब टाइम t होगा तो यहाँ से देखो 2x से ये 2x निकल जाएगा, तो 2x मतलब 0.5 में से 2x ATM माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इतना प्रेशर होगा इस पे। अब यहाँ से x जो 2 गया वो इसके पास गया, 2 इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा और उसके बाद ये x। ठीक है, ये हमने इसको x लिया तो ये कितना हो गया? 2x हो गया, और ये x हो गया तो ये भी 2x हो गया, और ये x हो गया। ठीक, इस तरीके से लिया हमने t इक्वल टू टाइम t पे। ठीक है, आ गया तीनों। अगर मैं इसको प्रेशर की फॉर्म में लिखूँगा तो ऐसे लिखूँगा तीनों को, इसको तीनों को ऐसे लिख दूँगा। अब देखो प्रेशर p, इसका प्रेशर देखो, इसका प्रेशर जो इस वाले का प्रेशर पहले था 0.5T। ठीक है, कितना था? 0.5T। और उसमें से 2x क्या हो गया? माइनस हो गया, -2x, क्योंकि इतना प्रेशर, क्योंकि टाइम t हो गया ना। मान लो 0, पहले भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो समय कितना था? 0.5 था। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई है ना, धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बाद जो प्रेशर हो जाएगा वो 2x माइनस हो जाएगा उससे। ठीक है, तो इतना प्रेशर जो है वो किसका है? इसका है। N2O5 कितना हो गया? 2x, तो 2x लिख दिया। और O2 को कितना लिखा हुआ है? x, तो x लिख दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो कितना आएगा बताओ? देखो 2x से 2x कट गया तो x p इक्वल टू 0.5 प्लस x होगा, और इस 0.5 को मैं आगे ले गया तो p माइनस 0.5 इक्वल टू x। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम प्रेशर निकालें, ठीक है, इसका प्रेशर कितना होगा यहाँ पे? ये किसका प्रेशर है? इसका प्रेशर। तो 0.5 माइनस 2x, x की वैल्यू अभी हमने निकाली तो उसको वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे x की जगह। तो 0.5 माइनस 2 PT माइनस 0.5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा 1.5 माइनस 1.5 माइनस 2 PT। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है? t इक्वल टू 100 सेकेंड, t इक्वल टू 100 सेकेंड। तो जब आपका 100 सेकेंड है, t इक्वल टू 100 सेकेंड पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 100 सेकेंड है तो आपका ये कितना आया? 0.512 ATM। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो ये दे रखा है, देखो जब टाइम 100 है तो इतनी वैल्यू है आपकी प्रेशर की। ठीक है, तो जब टाइम 100 है तो इतनी वैल्यू यूज़ करेंगे। तो टाइम 100 है तो इतना प्रेशर है। ठीक है, अब P2 यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला था ना, ये यहाँ पे जो ये PT है आपका, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो PT की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? अभी हमने देखा PT कितना है आपका? 0.512, यानी T टेम्परेचर पे जो प्रेशर है उसको रख दिया हमने यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना तो इनिशियल में हमारा था कितना? 0.5, और फाइनल वाला कितना आ गया? 0.476। ये वैल्यू रखेंगे दोनों को, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था इसके अंदर। तो इतने क्वेश्चन आप इसको ज़रूर कर लेना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो इसको आपको करना ही करना है। और यहाँ से आपका न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस डेरिवेशन में भी आपका 0 फर्स्ट ऑर्डर जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आपको ज़रूर करना है। ठीक है, तो नंबर खींचने के लिए भी सबसे अच्छा चैप्टर है आपका। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।